हेलो दोस्तों, आज हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन यानी रिटर्न टू फैक्टर के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पढ़ा था। उसमें मैंने आपको बोला था कि दो तरह की प्रोडक्शन फंक्शन हो सकती है, या तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन या तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में एक फैक्टर वेरिएबल होता है और बाकी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास होते हैं वो होते हैं फिक्स्ड। और जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ये एक शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उसमें एक ही फैक्टर वेरिएबल होता है और बाकी फैक्टर फिक्स्ड होते हैं, या इसको रिटर्न टू फैक्टर भी बोलते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यानी रिटर्न स्केल को समझने से पहले आपको टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट को समझना जरूरी है। देखो, जब एक फर्म फिक्स्ड फैक्टर यानी कैपिटल और लेबर को मिक्स करके एक आउटपुट तैयार करती है, वो यानी एक फर्म लेबर और कैपिटल को वो लेती है, दोनों को मिक्स करती है और तभी एक आउटपुट वो प्रोड्यूस करते हैं। हम यहाँ पे मान लेंगे कि दो ही फैक्टर है, एक तो लेबर है और एक कैपिटल। कैपिटल जो है ये एक फिक्स्ड फैक्टर है और लेबर जो है ये एक वेरिएबल फैक्टर है। और एक फर्म आउटपुट तैयार करती है विद द कैपिटल एंड विद द लेबर। ठीक है, तो जो ये आउटपुट ये तैयार करती है, ये आउटपुट एपी एवरेज प्रोडक्ट भी हो सकता है, ये आउटपुट मार्जिनल प्रोडक्ट भी हो सकता है, ये आउटपुट टोटल प्रोडक्ट भी हो सकता है। यही हम समझेंगे। आप इन्हें जो आउटपुट एक फर्म तैयार करती है ये एपी भी हो सकता है, ये एमपी भी हो सकता है और ये टीपी भी हो सकता है। ठीक है, हम ये मान लेंगे कि एक फर्म के पास कैपिटल और लेबर दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इन्हीं को यूज करके एक आउटपुट को तैयार करती है। ठीक है, देखो कैपिटल जो है कैपिटल फिक्स्ड है, फॉर एग्जांपल 1 पहले कैपिटल पे जो उसका कैपिटल फिक्स्ड है इस पे जब वो पहला यूनिट लेबर का लगाती है, जब वो एक फिक्स्ड कैपिटल पे वेरिएबल फैक्टर को पुट करती है, मतलब वेरिएबल फैक्टर को ऐड करती है कैपिटल के साथ, तो फॉर एग्जांपल उसका प्रोडक्शन 10 हुआ, इसी को बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। ये इस मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब है इस वेरिएबल फैक्टर के आने से इस वेरिएबल फैक्टर की प्रोडक्टिविटी 10 है, इसी को बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। और अगर हम दूसरा लेबर यूनिट लगाएंगे सेम कैपिटल पे, फॉर एग्जांपल इसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है 10, यानी दूसरा लेबर की प्रोडक्टिविटी 10 है, इसी को मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर फर्म और एक लेबर लगाएगी, फॉर एग्जांपल थर्ड लेबर, फॉर एग्जांपल उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो है 10 यूनिट्स, यानी थर्ड लेबर लगाने से उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो है 10, इसी को मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी marginal product refers to the addition in total production due to the use of one more unit of variable input, यानी variable input से जो change आती है total production में, इसी को MP बोलते हैं। ठीक है, यानी marginal product इसी को बोलते हैं। अगर हमें total product निकालना होगा, total product simply refers to the total quantity of goods produced by a firm during a given period of time with the given number of inputs। कैपिटल और लेबर को मिला के उसकी कितनी प्रोडक्शन हुई, इसी को टोटल प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी या हम ये भी बोलेंगे कि टोटल प्रोडक्ट जो है ये समेशन है मार्जिनल प्रोडक्ट का, इसका मार्जिनल प्रोडक्ट का समेशन है टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 10 हमें मिलेगा, फिर हमें 30 मिलेगा, फिर हमें 40 मिलेगा। सो दिस इज द टोटल प्रोडक्शन। यानी एक फर्म कैपिटल और लेबर को मिला के पहले 10 यूनिट्स की प्रोडक्शन करती है, फिर जब वो दूसरा ऐड लेबर करती है फिर 30, फिर 40, यानी कैपिटल और लेबर के मिला के उसकी जो प्रोडक्शन मिलती है उसी को टोटल प्रोडक्शन बोलते हैं। इसके बाद है एवरेज प्रोडक्ट, एपी। एपी का मतलब है आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। जो हम वेरिएबल इनपुट लगाते हैं उसकी क्या प्रोडक्शन है उसको एपी बोलते हैं। यानी ऑन एन एवरेज एक वेरिएबल इनपुट कितना टोटल प्रोडक्ट में ऐड करता है, इसी को एवरेज प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये निकालते हैं टीपी डिवाइडेड बाय एन। एन का मतलब है वेरिएबल इनपुट। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 1 हो गया 10, 30 डिवाइडेड बाय 2 15, और जब हम 40 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो वो निकलेगा 13.33। So these are the concepts which we
यूटिलाइज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। इन कॉन्सेप्टों को समझना है, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम बाद में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में यूज करेंगे। सिंपली टोटल प्रोडक्ट का मतलब है टोटल प्रोडक्शन कितनी, लेबर और कैपिटल को मिला के। मार्जिनल का मतलब है वेरिएबल इनपुट लगाने से मेरी टोटल प्रोडक्शन में कितनी चेंज आई, उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। और एवरेज का मतलब है जब मैं वेरिएबल इनपुट को लगाती है ऑन एन एवरेज वो कितनी प्रोडक्शन को ऐड करता है, यानी टोटल प्रोडक्शन में उसका कितना हिस्सा है, इसको बोलते हैं एवरेज प्रोडक्ट। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। ये हम यूज करेंगे आगे, इनको आप ध्यान से देखना, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे सीधे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन पे। देखो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन मैंने आपको पहले ही बोला, ये एक शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें एक ही फैक्टर वेरिएबल है, इसलिए ये एक शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पहले हम सीधे एजम्पशंस पे जाएंगे, यानी कुछ एजम्पशंस है इसके जिन पे ये बेस है, ठीक है। एजम्पशंस पे जाएंगे हम पहले, एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। पहला एजम्पशन जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन का, ये बोलता है जो भी वेरिएबल फैक्टर है हमारे पास वो सेम है, यानी जो भी लेबर हम यूज करते हैं अपनी प्रोडक्शन में वो सेम है, उनका स्किल जो है वो सेम है। ऑल द वेरिएबल फैक्टर्स आर होमोजेनियस या सेम, यानी जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम लगाते हैं लेकिन वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो सेम है। यानी पहला जो इसका एजम्पशन है, फर्स्ट एजम्पशन जो है इसका, all units of variable input are same, all variable inputs are same, जो भी वेरिएबल इनपुट हमारे पास है वो क्या है, सेम, all variable input are same। पहला assumption, या we can say that all variable inputs, जो भी इनपुट हम लगाते हैं वेरिएबल इनपुट वो होमोजेनियस है, ठीक है, यानी सेम है। इसके बाद है सेकंड assumption हम लेंगे यहाँ पे, टेक्नोलॉजी इज फिक्स्ड, टेक्नोलॉजी इज फिक्स्ड, यानी जो हम इसमें टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो फिक्स्ड है। हमारे पास एक मशीन है इनिशियल पीरियड में, वही सेकंड पीरियड में भी वही एक मशीन है, लेकिन क्योंकि शॉर्ट पीरियड है हम टेक्नोलॉजी को नहीं बढ़ा सकते हैं, इसलिए जो टेक्नोलॉजी हमारे पास वो चेंज नहीं होती है, वो फिक्स्ड है। तीसरा है द लॉ अप्लाइज ओनली इन प्रोडक्शन, जो ये लॉ है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन है, तो ये सिर्फ अप्लाई होता है प्रोडक्शन में, अप्लाइज ओनली इन प्रोडक्शन, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन में ये अप्लाई होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ठीक है। इसके बाद और एक कॉन्सेप्ट है, इट्स अ शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट, इट इज अ शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट, इज अ शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट। ये आपको पता ही है शॉर्ट रन क्या है, जिसमें एक ही फैक्टर वेरिएबल होता है। इसके बाद जो भी हम वेरिएबल इनपुट यूज करते हैं और फिक्स्ड फैक्टर, उनका प्रोपोर्शन डिफरेंट है, proportion of fixed factor and variable factor are different, fixed factor and variable factor are different, क्यों ये डिफरेंट है, क्योंकि हम कैपिटल को फिक्स्ड मानते हैं, सिर्फ वेरिएबल इनपुट को इंक्रीज करते हैं, यानी कैपिटल एक ही है, पहले लेबर हमने एक लगाया फिर दो, ये सेम है, जो भी प्रोपोर्शन यहाँ पे निकलेगा वो डिफरेंट होगा, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल आर डिफरेंट, वो डिफरेंट है, यानी वो सेम नहीं है। दीज आर द assumptions ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, यानी इन assumptions पे ही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन बेस है, इन assumptions को कॉन्स्ट मान के लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन होल्ड होता है। अब हम आएंगे स्टेटमेंट पे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या बताता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन सिंपली ये बताता है जब भी हम वेरिएबल इनपुट को इंक्रीज करते हैं, पहले टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाता है हमारे वेरिएबल इनपुट के इंक्रीज होने से, यानी जब भी हम वेरिएबल इनपुट को इंक्रीज करते हैं पहले जो टोटल प्रोडक्ट है वो बढ़ जाता है, फिर कुछ देर तक वो बढ़ जाता है, बाद में टोटल प्रोडक्ट जो इंक्रीज होता है पहले इंक्रीजिंग रेट से, बाद में जब हम फिर और लगाते हैं वेरिएबल इनपुट,
टोटल प्रोडक्ट जो है वो तो इंक्रीज होगा लेकिन एट ए डिमिनिशिंग रेट। पहले तो टोटल प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है और बाद में टोटल प्रोडक्ट धीरे धीरे उसकी जो रेट इंक्रीज होने की रेट है वो घट जाती है, वो डिक्रीज होती है। और फिर अगर हम और लगाएंगे फिर एक टाइम ऐसा आता है कि टोटल प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज होता है। दिस इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। यानी as we increase the variable inputs, total product first increases at an increasing rate, then increases at a diminishing rate, and finally total product decreases. This is called the law of variable proportion. इसको बोलते हैं law of variable proportion। यानी इसका स्टेटमेंट ये है, यहां पे मैं स्टेटमेंट इसका लिखूंगा, as we increase the variable input, जब भी हम वेरिएबल इनपुट को इंक्रीज करते हैं, टोटल प्रोडक्ट टीपी इंक्रीजेस। उससे क्या होता है, हमारे वेरिएबल इनपुट के इंक्रीज होने से टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है एट इंक्रीजिंग रेट, यानी टोटल प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बढ़ता है हमारे वेरिएबल इनपुट इंक्रीज करने से पहले, फिर टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है। अगर हम फिर से वेरिएबल इनपुट को यूज करेंगे, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। टोटल प्रोडक्ट को इंक्रीज होने की जो रेट है वो डिक्रीज होगी। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट एंड फाइनली टोटल प्रोडक्ट डिक्रीजेस। फिर एक स्टेज ऐसा आता है टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज होता है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। यानी हमारे वेरिएबल इनपुट इंक्रीज होने से, जो हम वेरिएबल इनपुट को जब यूज करते हैं फिक्स्ड कैपिटल से हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल होता है, पहले टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, फिर टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से, एंड फाइनली टोटल प्रोडक्ट डिक्रीजेस। यानी 3 स्टेज आते हैं इसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। पहला स्टेज जब टोटल प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बढ़ता है, बहुत उसकी जो रफ्तार बढ़ने की होती है वो बहुत तेज होती है, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। दूसरा स्टेज तब आता है जब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है लेकिन एट ए डिक्रीजिंग रेट, उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। और फाइनली स्टेज आता है जब टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज होता है। ठीक है, दिस इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये इसका स्टेटमेंट है, ये इसका एजम्पशन है। ये तभी होल्ड हो जाएगा ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यानी टोटल प्रोडक्ट तभी इंक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट पे, फिर डिक्रीज होगा जब हम मानेंगे कि जो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये कांस्टेंट हम मानेंगे। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। आप इन एजम्पशन को देखिए, आप इन एजम्पशन को याद रखिए। अब हम इसी टेबल को, जो मैंने 3 स्टेजेस आपको बताए, इनको टेबल में अब दिखाएंगे। ठीक है, इनको हम टेबल में दिखाएंगे। दीज आर द एजम्पशंस, और आप स्टेटमेंट नोट के रखना, मतलब आप स्टेटमेंट को याद रखना क्या होता है। अब हम सीधे इन्हीं स्टेज को और एक्सप्लेन करेंगे टेबल में, पूरा समझ आपको आ जाएगा। यानी 3 स्टेज होते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के। देखो, हम यहां पे लेंगे कैपिटल, यहां पे हम लेबर लेंगे, कैपिटल लेबर, और हम लेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट जो हमने अभी पढ़ा था। इसके बाद हम लेंगे टोटल प्रोडक्ट और एपी, टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। आप इस टेबल को गौर से देखना, और आपको एक रिलेशन भी यहाँ पे होल्ड, एपी और टीपी के दरमियान भी रिलेशन भी, वो भी कॉन्सेप्ट यही पे ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल जो है वो है फिक्स्ड 111। पहले जब हम लेबर को बढ़ाएंगे, पहले हम एक लेबर लगाएंगे पहले, फिर हम दूसरा लेबर बढ़ाएंगे, फिर हम तीसरा लेबर बढ़ाएंगे। ठीक है, जो पहले लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो है 10, फिर है 20, फिर है 30। यहाँ पे 10 हुआ, यहाँ पे 30 हुआ, यहाँ पे 60 हुआ। ठीक है, ये आपको मैंने समझाया एक किस तरह से होता है। एमपी का क्या मतलब है, टीपी का क्या मतलब है, ये मैंने आपको पहले ही समझाया। एपी का मतलब है 10, 15, फिर हो गया उसके बाद टोटल प्रोडक्ट कितना है, 60 डिवाइडेड बाय 3 हो गया 20। ठीक है, ये है पहला। इसके बाद हम लेबर को और बढ़ाएंगे, हम लेबर के मतलब 8 यूनिट्स लेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कैपिटल सेम है, कैपिटल जो सेम है, यहाँ पे लेबर हम लेंगे फॉर एग्जांपल
4th यूनिट, 5th यूनिट, 6th यूनिट, 7th यूनिट, 8th यूनिट, मतलब 8 यूनिट्स तक हम लेंगे लेबर से, ज़्यादा लंबा हो जाए, 8 यूनिट्स तक हम लेंगे। और उसके बाद जो एमपी जो मैंने लिखा 10, 20, 30, इसके बाद मैं लिखूंगा 20, 10, 0, इसके बाद मैं नेगेटिव में लूंगा एमपी एक, ठीक है। इसके बाद मैं लूंगा 20। टीपी तो निकालना आएगा आपको, समेशन ऑफ द एमपी, समेशन ऑफ द एमपी। यहाँ पे होगा 80, 60, 70, 80, 90, 90, ठीक है। उसके बाद होगा 80, फिर होगा 60, 80 फिर होगा 60, ठीक है। अगर हम एपी की बात करेंगे, यहाँ पे होगा 20, यहाँ पे होगा 18, यही होगा। फिर होगा जब हम इसको करेंगे ऐसे, फिर होगा 15, कैलकुलेशन में अगर कोई गड़बड़ हुआ तो देख लेना वो। फिर होगा 11 पॉइंट समथिंग, शायद 7, यस 11.7। उसके बाद हम जाएंगे, जब हम 60 टोटल प्रोडक्ट पे जाएंगे 28, वो तकरीबन आ जाएगा 7.5, ठीक है। ये आप याद रखें, ये टेबल है। मैंने आपको स्टेजेस बताए, वेरिएबल इनपुट इंक्रीज होने से टोटल प्रोडक्ट पे क्या असर पड़ता है, ये लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है। फिर हम बाद में एमपी और एपी भी निकाल सकते हैं। देखो, जब मैं पहला लेबर इंक्रीज करता हूं वो मुझे 10 की प्रोडक्ट देता है, फिर 20, फिर 30 की प्रोडक्शन देता है। अगर मैंने क्या बोला आपको, पहले टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से। देखो, पहली जो रेट थी टोटल प्रोडक्ट बढ़ने की वो 10 थी, उसके बाद क्या हुई 10 से फिर 20, फिर 30 की रेट हुई, यानी टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से। सो दिस इज कॉल्ड द इंक्रीज इन रिटर्न टू फैक्टर, फर्स्ट स्टेज, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। यानी पहला स्टेज जो वो स्टार्ट होता है यहां से यहां तक, दिस इज द फर्स्ट स्टेज। जब टोटल प्रोडक्ट की जो रेट हो इंक्रीज होने की रेट वो बहुत तेज है, पहले 10, फिर 20, फिर 30, सो दिस इज कॉल्ड द इंक्रीज इन रिटर्न टू फैक्टर। सो सेकंड स्टेज यहां से शुरू होता है, जब हमें इस पॉइंट से शुरू होता है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज के कौन सा स्टेज है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। जब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, देखो 80, 90, 90, टोटल प्रोडक्ट फिर और बढ़ रहा है, लेकिन उसकी जो रेट है लगातार वो क्या गिर रही है। सो दिस इज द सेकंड स्टेज, दिस इज कॉल्ड द डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, दिस इज कॉल्ड द डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। यानी जब मैं फोर्थ यूनिट लगाता हूं, वहां से सेकंड स्टेज स्टार्ट होता है अप टू द 60 यूनिट, और ये सेकंड स्टेज तब एंड होता है जब एमपी होता है जो मैक्सिमम पे पहुंचता है, यानी एमपी उस वक्त मैक्सिमम होता है, यानी जब एमपी 0 होगा उस वक्त टीपी मैक्सिमम होगा, जब एमपी होगा 0, यानी सेकंड स्टेज एंड होता है तब जब टीपी मैक्सिमम पे पहुंचता है, यानी टोटल प्रोडक्शन जो होती है वो उस वक्त क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी। टोटल प्रोडक्शन कब मैक्सिमम होगी, जब एमपी 0 होगा, यानी एमपी जब 0 होगा तब हम बोलेंगे कि सेकंड स्टेज एंड हुआ, क्योंकि उस वक्त टीपी मैक्सिमम पे होगा। उसके बाद टीपी लगातार गिर रहा होगा, यानी डिक्रीज होगा। आप देख रहे हो 80, 60, 90 से 80 वो डिक्रीज हुआ, फिर 60 डिक्रीज हुआ, क्यों, क्योंकि एमपी नेगेटिव चला गया। सो फ्रॉम 7th यूनिट देयर इज अ नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर, इसको बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर, ठीक है। यानी पहला स्टेज में टीपी बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से, दूसरे स्टेज में टीपी इंक्रीज हो रहा है एट डिमिनिशिंग रेट, और ये एंड होता है सेकंड स्टेज तब जब एमपी 0 होगा। इसका मतलब है जब टीपी मैक्सिमम होगा, सेकंड स्टेज एंड्स, एंड द थर्ड स्टेज स्टार्ट्स ऑन फ्रॉम द 7th यूनिट, यानी टीपी मैक्सिमम होने के बाद थर्ड यूनिट स्टार्ट हो रहा है, थर्ड स्टेज रिटर्न लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन का स्टार्ट होता है। क्यों होता है इंक्रीज रिटर्न टू फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर क्यों होता है, ये बाद में हम पढ़ेंगे, इसके कुछ रीजंस होते हैं। फिलहाल आप इतना याद रखो, पहला स्टेज टीपी बढ़ता है और तब वो एंड होता है जब टीपी स्टार्ट होता है
इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट। उसके बाद सेकंड स्टेज स्टार्ट होता है। सेकंड स्टेज तब एंड होता है जब टीपी मैक्सिमम पे होगा, उस वक्त एमपी 0 होगा। और थर्ड स्टेज तब स्टार्ट होगा जब टीपी डिक्रीज होगा, उस वक्त एमपी की जो रेट है वो डिक्रीज होगी। सो वी कैन से दैट टीपी इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट फर्स्ट, देन टीपी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, देन टीपी डिक्रीजेज। और आपको एक बात याद रखनी है, जो पहला स्टेज है इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, वहां पे जो एमपी होता है मार्जिनल प्रोडक्ट वो हमेशा ज्यादा होता है एपी से। एक रिलेशन होती है फर्स्ट फैक्टर में एमपी, देखो 10 10 20 10। दूसरे स्टेज में क्या होता है, दूसरे स्टेज में एपी ग्रेटर देन होता है एमपी से, ठीक है। और तीसरे स्टेज में एपी ग्रेटर देन होता है एमपी से। आप टेबल में दे सकते हो, आराम से आप इस टेबल को रीड आउट करो, एक रिलेशन भी यहां से आप निकाल सकते हैं। जब टीपी इंक्रीज होता है उस वक्त, जब टीपी बढ़ रहा है एपी भी बढ़ रहा है, एमपी भी बढ़ रहा है, एपी भी बढ़ रहा है, लेकिन एमपी ज्यादा है किससे, एपी से। और जब टीपी इंक्रीज हो रहा है बट एमपी डिक्रीज हो रहा है, उस वक्त क्या होता है, एपी भी डिक्रीज हो रहा है बट एमपी लेस देन होता है एपी से। यानी सेकंड स्टेज में दोनों एमपी और एपी दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि टीपी इंक्रीज हो रहा है बट एट डिमिनिशिंग रेट। थर्ड स्टेज में एमपी नेगेटिव होता है और एपी डिक्रीज तो हो रहा है लेकिन पॉजिटिव में वो रहता है। तो आप एक रिलेशन भी यहां से एक निकाल सकते हो। सो दीज आर द थ्री स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसके बाद और एक पॉइंट आप याद रखो, यानी फर्स्ट स्टेज तब एंड होता है जब टीपी स्टार्ट होता है इंक्रीज होना डिक्रीजिंग रेट से, यानी उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, यानी उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जब उसके बाद टीपी इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से। हम यही टेबल एक डायग्राम में दिखाएंगे, वो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा वहां पे, मतलब ये स्टेज आपको ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद मैं रीजन भी बताऊंगा, क्या रीजन होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर क्यों होता है। इसके बाद जो रीजन हम पढ़ेंगे वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक ग्राफ में यहां पे लूंगा, अब आराम से इसको समझ लेना, ठीक है। यहां पे मैं टीपी लूंगा, इस साइड में यहां से मैं एपी लूंगा और क्या है हमारे पास एमपी, ठीक है। एक ग्राफ में यहां पे लूंगा, आप समझ लेना। फ्री हैंड ग्राफ बनाऊंगा आप यहां से, ठीक है। फ्री हैंड ग्राफ मैंने बनाया, मैंने फ्री हैंड ग्राफ हमारा इसमें से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब मैं दूसरा मार्कर यूज करूंगा, ठीक है, दूसरा मार्कर यूज करूंगा। फिर मैं, ये है टीपी, ये है एमपी, ये है एपी, ठीक है, ठीक है। जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा, ठहरो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहाँ से यहाँ, ठहरो, यहाँ पर थोड़ा सा मैं ग्राफ को थोड़ा सा ऐसे करूँगा, ठीक है। एक रिलेशन भी यहाँ पे एक होल्ड हो जाएगी। देखो पहला स्टेज जो है, पहला स्टेज ये है फर्स्ट स्टेज, ये है सेकंड स्टेज, ये है सेकंड स्टेज, ये है थर्ड स्टेज। तीन स्टेजेस है। पहला क्या होता है, पहले टीपी इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, और ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब है पॉइंट, ये पॉइंट है जिसके बाद टीपी इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट, यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज दैट वेरी पॉइंट एट विच टीपी स्टॉप्स इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। देखो यहां पर इस पॉइंट पे अगर हम ये पॉइंट हम लेंगे, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यहां से आगे टीपी इंक्रीज हो रहा है लेकिन एट ए डिक्रीजिंग रेट, यहां पर स्टॉप होता है टीपी इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। या हम ये भी बोलेंगे जब एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम पे होगा
उसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखो जब यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन स्टार्ट TP starts in from here to here, increase at an increasing rate and stops at that very point to increase at an increasing rate। इस टाइम जो MP होता है वो मैक्सिमम पे होता है। और जब TP इंक्रीज होता है एट ए डिक्रीजिंग रेट, ठीक है, डिक्रीजिंग रेट, उस वक्त MP जो है वो डिक्रीज हो रहा है। आप देखो यहाँ पे जब इंक्रीज हो रहा है एट ए डिक्रीजिंग रेट, उस वक्त MP डिक्रीज हो रहा है। और ये TP स्टेज तब एंड होता है जब MP होगा 0। यहाँ पे MP है 0, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड स्टेज यहाँ पर एंड होता है। और इसके बाद जब ये नेगेटिव पे चला जाता है, यहाँ से ये नेगेटिव है, उसके बाद TP डिक्रीज होता है। सो दीज आर द स्टेजेस ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। पहले TP इंक्रीज होता है और तब तक इंक्रीज होता है, इस जहां तक इंक्रीज होता है, यहां से स्टॉप होता है वो इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। जहां पर TP स्टॉप करता है टू इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। और उस वक्त MP होगा मैक्सिमम, यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज वायर MP इज मैक्सिमम। और TP stops increasing at decreasing rate and then MP is 0। जब TP स्टॉप करेगा इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, वहां पे MP होगा 0। उसके बाद TP होगा डिक्रीज, उस वक्त डिक्रीज होगा, MP होगा उस वक्त नेगेटिव, और ये भी लगातार फॉल कर रहा है, ठीक है। देखो पहले स्टेज में MP ग्रेटर देन हुआ है, मैंने बताया MP इज ग्रेटर देन AP। सेकंड स्टेज में क्या होता है, AP इज ग्रेटर देन MP। थर्ड स्टेज में भी MP होता है ग्रेटर देन MP से। यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे MP ग्रेटर देन AP, फिर होता है क्या AP ग्रेटर देन MP, यहाँ पे भी MP ग्रेटर देन MP थर्ड स्टेज में। दीज आर द स्टेजेस। स्टेज फर्स्ट तब एंड होता है जब TP स्टॉप करता है अब बढ़ना इंक्रीजिंग रेट से, और उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। या हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट है जहां पर MP होता है मैक्सिमम पे, और TP स्टॉप करता है इंक्रीज बढ़ना अब डिक्रीजिंग रेट से, यानी TP स्टॉप्स टू इंक्रीज व्हेन MP इज 0। व्हेन TP डिक्रीजेस उस वक्त MP होगा नेगेटिव, और AP जो होगा वो होगा लगातार वो डिक्रीज डिक्लाइन करता है, लेकिन वो पॉजिटिव है। सो दिस इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अगर हम बात करेंगे कॉजेस क्या है, यानी इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का क्या कॉजेस है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर हम फर्स्ट स्टेज है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। जो इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर है, इसके क्या कारण है, यानी क्यों होता है ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। पहला फैक्टर है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो आप समझो, एक मशीन है, एक कैपिटल है, और ये कैपिटल जो है ये मशीन है, ये तब ये 100 की प्रोडक्शन देता है जब इस पे 4 लेबर काम करते हैं। यानी इस मशीन को एफिशिएंट यूटिलाइजेशन तब कहेंगे जब इस पे 4 लेबर काम करेंगे, तभी ये 100 की प्रोडक्शन देगा। जब आप इस पे 4 लेबर लगाओगे और वो 100 की प्रोडक्शन देंगे, तब हम बोलेंगे यहाँ पे जो रिसोर्स हमारे पास है कैपिटल, उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द कैपिटल। सो जब मैंने आपको बोला था एक कैपिटल है, यहाँ पे एक लेबर है, ठीक है, यहाँ पे एक लेबर है। फॉर एग्जाम्पल इसका जो TP है, टोटल प्रोडक्ट है 10, फॉर एग्जाम्पल इसने 10 दी। जब मैं दूसरा लेबर बढ़ा रहा हूं ताकि मेरी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, तो मेरी प्रोडक्शन फॉर एग्जांपल 20 हो जाए। मैंने क्यों बढ़ाया, क्योंकि इस मशीन पे 4 लेबर काम कर सकते हैं, 1 कैपिटल पे 4 लेबर काम कर सकते हैं, तभी वो 100 की प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। तो जब मैं एक ही लेबर लगाऊंगा तो इसका मतलब है इस कैपिटल की अंडर यूटिलाइजेशन हो रही है, यानी ये कैपिटल सही तरीके से यूज नहीं हो रहा है, तभी मैं पहले लेबर को बढ़ाता हूं ताकि इस कैपिटल की फुलर यूटिलाइजेशन हो रही है, तभी पहले टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है। आप समझ आया, टोटल प्रोडक्ट क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि
पहले जो कैपिटल, मैं उस कैपिटल को अच्छी तरह से यूज करने के लिए मैं वेरिएबल फैक्टर को यूज करता हूं और उससे मुझे जो प्रोडक्शन मिलती है 100 यूनिट्स। सो एक मशीन पे 4 लेबर काम करते हैं। सो वैन में एक ही लेबर लगाता हूं तो 10 की प्रोडक्शन मिलती है, जब मैं दूसरा लगाऊंगा 20 की। क्यों मैं ये बढ़ा रहा हूं वेरिएबल फैक्टर? क्योंकि इस वक्त जो हमारे पास कैपिटल है इसकी अंडर यूटिलाइजेशन हो रही है, मैं इसको अच्छी तरीके से मैंने फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स अचीव करना चाहता हूं, इसीलिए मैं लेबर को बढ़ाता हूं, उससे मेरी टोटल प्रोडक्शन बढ़ती है। ठीक है, ये फर्स्ट रीजन ऑफ द लॉ है इंक्रीजिंग रिटर्न स्केल क्यों होता है, समझ आया? इसके बाद है इंक्रीज इन एफिशिएंसी। इंक्रीज इन एफिशिएंसी, जब मैं पहले स्टेज में जब मैं वेरिएबल इनपुट को इंक्रीज करता हूं फिक्स्ड फैक्टर के साथ तो वो उसकी एफिशिएंसी बढ़ाता है। पहले अगर मैंने एक ही लेबर लगाया था इस मशीन पे, फॉर एग्जांपल एक ही लेबर, तो 10 की प्रोडक्शन देता था। अगर मैं दूसरा इस पे बढ़ाता हूं तो 100 की प्रोडक्शन देता है, क्योंकि इस मशीन पे मुझे पता है इस मशीन पे 4 लेबर काम कर सकते हैं, तभी इस मशीन का फुल यूटिलाइजेशन होगा। सो इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है मेरे वेरिएबल फैक्टर के बढ़ाने से, और टोटल प्रोडक्ट इसीलिए इंक्रीज होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंक्रीज इन रिटर्न टू फैक्टर। दूसरा है बेटर कोऑर्डिनेशन। बेटर कोऑर्डिनेशन यानी लेबर और कैपिटल के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन बनता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला जो भी हमारे पास कैपिटल है इसको फुलर यूटिलाइजेशन हम तभी कहेंगे जब इस पे 4 लेबर काम करेंगे। सो इट इज बेटर टू इंक्रीज द लेबर सो दैट दे बिकम द बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल। सो इसीलिए टोटल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। दूसरा है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। देखो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आप आराम से समझो। जब मैंने आपको बोला कि 4 लेबर काम कर सकते हैं एक मशीन पे, 4 लेबर काम कर सकते हैं एक मशीन पे, अगर मैं उसके बाद बढ़ाता हूं लेबर 4 के बाद, तो वो मेरी प्रोडक्शन पहले थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, बाद में वो 0 पे चली जाएगी। जहां पे मैंने आपको बोला था कि टोटल प्रोडक्ट स्टॉप इज इंक्रीजिंग, टोटल प्रोडक्ट स्टॉप इज इंक्रीजिंग, उसको डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर मैंने बोला था आपको। क्यों होता है? क्योंकि उस मशीन का, अब हम बात करेंगे रीजन ऑफ द डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। पहला रीजन जो है वो है फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर, यानी जो दो फैक्टर्स हमारे पास होते हैं उसमें से एक फैक्टर फिक्स्ड होता है और एक फैक्टर वेरिएबल होता है, और जो ही हम लगातार वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हैं एक ऐसा टाइम आता है, अब अगर हम और बढ़ाते हैं तो उसकी जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं पड़ता है, और वो स्टेज जहां पे फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज एंड होता है, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर अब वेरिएबल फैक्टर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसके बाद वो ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसीलिए डिक्रीजिंग रिटर्न फैक्टर प्रिवील होता है इकोनॉमी के लिए। क्योंकि इस एक मशीन पे 4 लेबर काम कर सकते हैं तभी फुलर यूटिलाइजेशन होगी है, और धीरे धीरे अगर हम और बढ़ाएंगे एक ऐसा टाइम आएगा कि अब और यूज हो रहा है मशीन का। सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। दूसरा है इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, यानी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास होते हैं लेबर और कैपिटल, वो आपस में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो लेबर काम कर सकता है वो कैपिटल नहीं कर सकता है, और जो कैपिटल काम कर सकता है वो लेबर काम नहीं कर सकता है। पुअर कोऑर्डिनेशन, उससे क्या होता है, जो कोऑर्डिनेशन होती है लेबर और कैपिटल के दरमियान वो पुअर धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, यानी पुअर बन जाती है। सो दीज आर द रीजंस ऑफ द डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। इसके बाद है नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। नेगेटिव रिटर्न्स में आप ये याद रखो, इसका रीजन ये बनता है जो हमारे पास फिक्स्ड फैक्टर होता है और वेरिएबल फैक्टर होता है, यहां पे फिक्स्ड फैक्टर डिक्रीज नहीं होगा, वो कांस्टेंट है वो आपको पता है, लेकिन वेरिएबल फैक्टर बढ़ने से वो रिलेटिवली वहां पे रिलेटिवली डिक्रीज होगा, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर बढ़ रहा है। जब हम वेरिएबल फैक्टर को ज्यादा बढ़ाएंगे तो फिक्स्ड फैक्टर क्या होगा, टीपी डिक्रीज होगा, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर पे जो हम वेरिएबल फैक्टर को लगाते हैं वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो भी नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर मिलता है, क्योंकि मशीन अब खराब भी हो सकती है अगर हम और लेबर लगा सकते हैं। वेरिएबल फैक्टर बिकम्स अबंडेंट रिलेटेड टू द फिक्स्ड फैक्टर इन द थर्ड स्टेज, यानी नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। पहले फैक्टर में क्या होता है, देखो पहले फैक्टर में ये होता है जो हमारे पास फिक्स्ड होता है फैक्टर, उस पे अगर 4 लेबर काम कर सकते हैं, पहले हम उसको मतलब उसमें अंडर यूटिलाइजेशन होती है,
ठीक है, यहाँ पे ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर होती है, इसीलिए दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव रिटर्न्स प्रीवेल इन द इकोनॉमी, बिकॉज अगर हम और मशीन को यूज करेंगे तब मशीन खराब भी हो सकती है, मशीन मतलब मशीन आप वो आउटपुट नहीं दे सकती है, सो दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। अब सवाल ये है कि एक प्रोड्यूसर किस स्टेज में प्रोडक्शन करेगा, यानी अ प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस इन विच स्टेज, यानी किस स्टेज में एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है। देखो स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड जो है, इनको प्रोड्यूसर ऑलवेज प्रेफर सेकंड स्टेज। क्यों? सेकंड स्टेज इज द आइडियल स्टेज। सेकंड स्टेज यानी सेकंड स्टेज जो है इसको बोलते हैं आइडियल स्टेज। आइडियल स्टेज, आइडियल स्टेज यानी एक प्रोड्यूसर हमेशा सेकंड स्टेज में ही प्रोड्यूस करेगा। किसमें करेगा प्रोड्यूस? ही ऑलवेज प्रेफर्स सेकंड स्टेज। व्हाई? यहां पे जो टीपी है वो तो इंक्रीज हो रहा है बट एट ए डिक्रीजिंग रेट से सेकंड स्टेज में, क्योंकि एमपी यहां पे लेस देन होता है एपी से। He always prefers this stage and it is called the stage or ideal stage. Any producer always produces in this stage. Producer produces in second stage. Why? Because TP increases. यहाँ पे TP की increase हो रहा है at a diminishing rate. Why not in the first stage or second third stage? First and third stage. क्योंकि पहले स्टेज में क्या होता है, जो हमारे पास फिक्स्ड फैक्टर होता है, फिक्स्ड फैक्टर वो जो होता है वो अबंडेंट होता है रिलेटिव टू द वेरिएबल फैक्टर, यानी फिक्स्ड फैक्टर की अंडर यूटिलाइजेशन हो रही है पहले स्टेज में, अंडर यूटिलाइजेशन। दैट इज व्हाई a producer will not produce in a first stage, because in a first stage there is an underutilization of the fixed factor, and that is why we increases the variable factor till that the utilization of the fixed factor is possible। यानी फिक्स्ड फैक्टर की फुल यूटिलाइजेशन तब तक होनी चाहिए, इसीलिए हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हैं। इसीलिए जो प्रोड्यूसर है वो पहले स्टेज में प्रोड्यूस नहीं करेगा। सेकंड में क्या होता है, जो हमारे पास वेरिएबल फैक्टर होता है वो बढ़ जाता है, इसका मतलब है जो फिक्स्ड फैक्टर है वो रिलेटिवली लेस बनता है वेरिएबल फैक्टर से। यहाँ पे यानी ओवर यूटिलाइजेशन हो रही है, ओवर यूटिलाइजेशन। जब किसी भी फैक्टर की किसी भी ओवर यूटिलाइजेशन होगी तो प्रोड्यूसर नहीं चाहेगा कि मैं उस स्टेज में प्रोडक्शन करूं, क्योंकि ओवर यूटिलाइजेशन से उसकी मशीन खराब भी हो सकती है। सो अ प्रोड्यूसर ऑलवेज प्रोड्यूसेस इन अ सेकंड स्टेज कॉल्ड द आइडियल स्टेज। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेज आर कॉल्ड द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक नॉनसेंस। स्टेज ऑफ इकोनॉमिक नॉनसेंस यानी इनमें, हालांकि पहले स्टेज में तो टीपी इंक्रीज हो रहा है एट इंक्रीजिंग रेट, क्यों नहीं करेगा प्रोड्यूस? क्योंकि वहां पे उसकी अंडर यूटिलाइजेशन हो रही है। थर्ड स्टेज में उसकी ओवर यूटिलाइजेशन हो रही है, ये बात आप याद रखना। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेज को स्टेज ऑफ इकोनॉमिक नॉनसेंस कहते हैं, पहले स्टेज को आइडियल स्टेज कहते हैं जहां पर प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। थैंक यू सो मच।